Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Abid Sarwar and hope all you are fine. अब 10th क्लास कंप्यूटर में आप जो है लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था वो आपका चैप्टर नंबर 5 सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग का था कि आपका चैप्टर नंबर 5 जो है बुक का। अब हम लोगों ने इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आप इसके टॉपिक के जो है चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक्स रह गए तो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कुछ इसमें टॉपिक्स हम लोगों ने छोड़े हैं जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं थे। जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है हम उसको नहीं करेंगे, आपके स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से हम अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करेंगे। अब आज का जो टॉपिक है आपका स्टार्ट वो बिल्ट इन फंक्शन से हो रहा है। इस लेक्चर के अंदर जो हम लोग आज का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपका बिल्ट इन फंक्शन है, जिसके बिल्ट इन फंक्शन में 2 फंक्शन थे। एक आपका न्यूमेरिक फंक्शन था, न्यूमेरिक फंक्शन जो नंबर्स पर डिपेंड करता है, जिसके अंदर आपका न्यूमेरिकल वैल्यू या आपकी सिंपल इंटीजर्स की वैल्यू आती है, वो आपका न्यूमेरिक फंक्शन था जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के डिस्कस किया था। आज के हम इस लेक्चर में अपना स्ट्रिंग फंक्शन को डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ हैं कि स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है, उसमें वैल फंक्शन, मिड, राइट और CHR फंक्शन, इसको डिस्कस करेंगे। और आपके इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि पहले के जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी टॉपिक की समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक पूछ सकते हैं। और चैप्टर का जो नाम है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग, इसके बारे में मैंने डिटेल अपने चैप्टर नंबर जो आपके इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर प्रॉपर बयान किया था। तो एग्जाम्पल के साथ बयान किया था। अगर किसी स्टूडेंट को वो समझ नहीं आएगा इसका सब प्रोग्राम एंड फाइल का मतलब क्या है तो वो इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 अगर सुनेंगे तो उम्मीद है कि उनको इस नाम की सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग का मतलब क्या है वो समझ आ जाएगा। अब हम लोग अपने प्रॉपर लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रिंग फंक्शन। हम लोग इस लेक्चर में स्ट्रिंग फंक्शन को डिस्कस करेंगे। स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है कि स्ट्रिंग आपका जो होता है वो कैरेक्टर्स, इंटीजर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर हम किस तरह की वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो वैल्यू आपकी इंटीजर्स भी हो सकती है, वो वैल्यू आपकी फंक्शंस के लिहाज से कैरेक्टर भी हो सकती है और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकती है कि स्ट्रिंग फंक्शन आर यूज टू प्रोसेस कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड प्रोड्यूस द न्यूमेरिकल वैल्यू और स्ट्रिंग। कि आपकी जो स्ट्रिंग फंक्शन है उसके अंदर हमारे पास कैरेक्टर स्ट्रिंग आएगा, जो मैं इनपुट लूँगा वो आपकी कैरेक्टर स्ट्रिंग की होगी, लेकिन जो आउटपुट जनरेट करेगा वो न्यूमेरिक भी हो सकती है, वो आपकी स्ट्रिंग टाइप की भी हो सकती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शन होता क्या है। अब स्ट्रिंग के अंदर आपके कैरेक्टर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आती हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी फंक्शन आ रहे होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक लिखता हूँ किसी भी घर का एड्रेस, मैं सिंपल मिसाल लेता हूँ हाउस, उसके बाद नंबर 225, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हाउस जो है इसकी टाइप कैरेक्टर है, उसके बाद ये नंबर इसकी टाइप स्पेशल कैरेक्टर्स है और लास्ट में 225 है, ये आपका इंटीजर टाइप का है। कि जब भी आपने अपने घर का एड्रेस लिखना हो या इस तरह की कोई भी वैल्यू देनी हो तो वो आपकी सिंपल स्ट्रिंग फंक्शन में आती है। स्ट्रिंग फंक्शन में सिर्फ आपका एक कैरेक्टर नहीं बल्कि अगर आपने एक लाइन, एक पैराग्राफ भी ऐड करना है तो उसकी भी जो टाइप होगी वो स्ट्रिंग टाइप ही होगी जो कि आप इस प्रोग्राम इस पैराग्राफ के अंदर ऐड कर रहे होंगे। अब ये आपने लिखा है, उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन ऐड करता हूँ, कोई भी और चीज़ ऐड करता हूँ, वो सारी की सारी आपकी स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर आ जाएगी। अब स्ट्रिंग के अंदर जब भी आपने कोई वैल्यू ऐड करनी है उसकी टाइप जो है वो आपकी किसी भी तरह हो सकती है। अब जैसे हम मिसाल लेते हैं, मैंने फ़ोन नंबर लिखना है, मैंने जो फ़ोन नंबर है उसके अंदर जो आपका होता है वो तो आपका तकरीबन पहला जो 4 वर्ड होते हैं वो कोड, उसके बाद 7-11 नंबर जो होते हैं ये आपका, हालांकि नंबर जो है वो आपका इंटीजर टाइप है, लेकिन इंटीजर की एक लिमिट होती है कि जब वो उस लिमिट को हम क्रॉस करते हैं तो साथ ही आपका जो नंबर है या जो आपका इंटीजर्स हैं वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं आपके स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, अगर तो मैंने सिंपल लिखा है 27 तो ये तो आपका इंटीजर टाइप का ही है, लेकिन जो फ़ोन नंबर है वो तकरीबन आपका 030, अगर मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ 3, 4, 5, 6 एंड 7 तो ये आपका फ़ोन नंबर ये आपका स्ट्रिंग में चला जाएगा। क्योंकि अगर कहा जाए, आप सोच रहे होंगे ये तो सारे के सारे इंटीजर्स ही हैं तो फिर स्ट्रिंग में क्यों गया, तो मैंने बयान कर दिया कि स्ट्रिंग आपका जो इंटीजर है उसकी एक लिमिट है। जब आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपका जो टाइप है, आपके प्रोग्राम की जो टाइप है, आपके उस फॉर्मेट की जो टाइप है
वो कन्वर्ट होती है स्ट्रिंग के अंदर। मैंने एक हाउस का घर का एड्रेस लिखा है, वो भी आपका जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग के अंदर। उसके अलावा मैंने एक पूरी लाइन ऐड की है, वो भी स्ट्रिंग के अंदर ही आएगी। अगर मैं खाली एक वर्ड लिखूंगा तो वो इंटीजर में आएगा या कैरेक्टर में आएगा, लेकिन जब मैं पूरी लाइन लिखूंगा तो वो आपकी स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर आज जब जो पहला अपना फंक्शन डिस्कस करना है वो है वॉल फंक्शन। वॉल मतलब वैल्यू। अब ये फंक्शन करता है क्या, टू रिटर्न द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग, कि आपने अगर अपने प्रोग्राम के अंदर अपने लाइन के अंदर कुछ भी अपने एक लाइन ऐड की है, उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, उसके अंदर इंटीजर वैल्यू हो सकती है, उसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू भी हो सकती है, लेकिन ये फंक्शन करेगा क्या, सिर्फ वैल्यू। कौन सी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यूज को सिर्फ क्या करेगा, प्रिंट करवा देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये इसका फॉर्मेट है वेल एक्स, और ये आपको पता है कि ये जो सिंबल है ये आपका एस डॉलर सिंबल से हम कह सकते हैं कि ये आपका स्ट्रिंग का फंक्शन है जो कि टाइप को बयान कर रहा होगा। जब भी आपने इस प्रोग्राम को लिखना है तो इसमें आपको ये स्टेटमेंट या ये आपका जो सिंबल है ये आपको सिंबल बता देगा कि आपका जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग टाइप का है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा मैंने इसमें जो वैल्यू ऐड करनी है वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ऐड करनी है, उसी के हिसाब से आपको आउटपुट जनरेट करेगा। तो ये सिंबल है आपका जो फॉर्मेट के अंदर। मैंने क्या किया, मैंने एग्जांपल में प्रिंट वाल ये वाली जो है ना फॉर्मेट, उसके अंदर मैंने ये तो वैल्यू वैसी आ जाएगा, उसमें एक्स एस इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी वैल्यू देखिए, ये अभी तकरीबन समझ लेंगे या घर का एड्रेस से इस तरह कोई भी वैल्यू है जो कि हम लोग ऐड कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखेंगे 78 ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें आपकी टाइप है। अब ये अगर मैं बात करूँ तो ये आपकी इंटीजर टाइप है। उसके अलावा जो आपका सिटी और लाहौर LHR है, ये आपका तकरीबन आपकी जो है ना करेक्टर, सिटी एक करेक्टर है और लाहौर एक अलग करेक्टर है। सिटी का अगर बात को सिटी अलग करेक्टर है, लाहौर LH अलग करेक्टर है। उसके अंदर ये जो कोमा यूज़ हुआ है ये आपका स्पेशल करेक्टर में आता है। तो इंटीजर जो आपकी स्ट्रिंग फंक्शन है वो यहीं पर डिस्क्राइब हो गया है कि स्ट्रिंग फंक्शन होता है क्या, जिसके अंदर इंटीजर्स भी होते हैं, करेक्टर्स भी होते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में आपका स्पेशल करेक्टर्स भी आ रहा होता है। अब इसके अंदर से इस फंक्शन ने करना क्या कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको सेपरेट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देना है। अब इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी, 78। तो जब प्रोग्राम रन होगा, रन होने के बाद 78 को क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। तो इसी तरह ये आपका फंक्शन न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो मिड फंक्शन है। मिड आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि हमने कोई भी नंबर जो लिखा होगा उसकी जो रिक्वेस्टेड वैल्यू का मतलब वो जो होता है कि यूजर बताता है कि मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, उसको वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। टू रिटर्न द रिक्वेस्टेड पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, कि मैंने जो स्ट्रिंग लिखी होगी उसकी जो रिक्वेस्टेड पार्ट है, रिक्वेस्टेड पार्ट मतलब जो यूजर है जो इस प्रोग्राम को प्ले करने वाला है वो जो वैल्यू अपनी इनपुट में दे रहा है उसी को उसने आउटपुट के अंदर प्रिंट करवा देना है। इसका जो फॉर्मेट है VX, ये आपका स्ट्रिंग वो है मैंने डिस्कस कर लिया स्ट्रिंग वैल्यू के लिए मिड। अब XS इसके अंदर मैंने वो वैल्यू ऐड करनी है। उसके बाद N1 और M1 आपकी वैल्यू होगी जो आप इस फंक्शन के थ्रू प्रिंट करवाना चाहे। जैसे एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है। इस फॉर्मूले में हमने VX AS और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, वी लव पाकिस्तान। अब मिड फंक्शन के अंदर मैंने वी लव पाकिस्तान को ऐड किया है। मैं ये दो फंक्शन को प्रिंट करवा रहा हूँ, मिड AS। अब AS कौन सी वैल्यू है, ये वाली आपको पता है ये डेटा टाइप है जो कि बता रहा है कि इसकी आपने वैल्यू कहाँ से इंसर्ट करनी है, इससे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है। उसके बाद 4 और 4 क्या है, ये आपके कैरेक्टर्स की जो है ना नंबर्स है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे W और E वही के दो नंबर्स हैं, दो कैरेक्टर्स हैं, तो ये वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। उसके बाद आपका क्या है, सिंपल आपकी स्पेस आती है, स्पेस की वैल्यू तो सिंपल वन है। उसके बाद लव, इसमें 1 2 3 4 कैरेक्टर्स है, तो सिंपल ये भी 4 हमने जनरेट करवाया है कि मैं जो वैल्यू जनरेट करूँगा 4 वाली करूँगा, तो यहाँ पे आपका पहले वाला जो कंडीशन है फुलफिल हो गया, साथ ही लव स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अब सेकेंड जो है दूसरी वाली प्रिंट होगी, उसमें वही मेड फंक्शन AS, मतलब यही वाली स्टेटमेंट अगेन आएगी। उसके अंदर 9 और 8 मेरा जो फंक्शन है, मेरे जो ऊपर आपका पॉइंट्स है, पाकिस्तान का जो वर्ड है या ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, इसके अंदर कोई भी अगर कैरेक्टर है उसकी अगर वैल्यू इंटीजर की 9 होगी या 8 होगी तो उसको सिंपल क्या करेगा, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। अब देखूंगा अगर वही इसकी 2 है, लव की 4 है, जब मैं वर्ड पाकिस्तान पे आऊँगा तो इसमें कैरेक्टर की तादाद जो है वो 8 है, तो सिंपल यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है फुलफिल हो रही है, तो सिंपल क्या करेगा प्रोग्राम,
ये इस 8 की जगह पे पाकिस्तान, इसका जो आउटपुट आएगी वो लव आएगा 4 की जगह। और ऊपर नीचे वाली जो इससे है नेक्स्ट स्टेटमेंट जब ये रन होगी तो इसका आपका आउटपुट क्या आएगी, पाकिस्तान की आउटपुट सिंपल स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। तो सिंपल आपको समझ आ गया कि मिड फंक्शन क्या करता है। जो मैंने स्ट्रिंग लिखी होगी उस स्ट्रिंग के अंदर मैं जिस टाइप को जितनी वैल्यूज़ को अपने फॉर्मेट के अंदर ऐड करूँगा उस स्ट्रिंग में से वो वाली वैल्यूज़ को उसने नंबर्स की वैल्यू को सिंपल क्या करेगा, आउटपुट करवा देगा, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रिंग के अंदर 4 कहा था तो लव की वैल्यू 4 बनती है कैरेक्टर्स की वैल्यू, क्योंकि एल एक कैरेक्टर है, ओ एंड वी फिर ई, इस तरह ये 4 कैरेक्टर्स बनते हैं जो कि यहाँ पे प्रिंट हो गए हैं। अब उसके बाद सेकंड में फिर आपने देखा कि वो 9 8, तो मतलब पाकिस्तान का जो इन दोनों का तो तकरीबन वही की 2 कैरेक्टर्स हैं, लव के 4 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो वर्ड पाकिस्तान है इसके 8 कैरेक्टर्स हैं। पी ए के अगर आप इसको सेपरेट देखेंगे PAKISTAN और उनको काउंट करेंगे तो ये 8 बनते हैं कैरेक्टर्स हैं। तो ये आपकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो साथ में आपका जो रन प्रोग्राम होने के बाद इसकी जो है ना स्टेटमेंट का आउटपुट पाकिस्तान शो करवा देगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो आपका राइट फंक्शन है। यहाँ पे आपको तकरीबन नाम से शो हो रहा है कि जो आपकी स्ट्रिंग होगी उसकी जो राइट वाली वैल्यू होगी उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाएगा। जैसे कि टू रिटर्न द स्पेसिफाइड राइट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग XS। अब ये XS क्या है, ये वो वाला कैरेक्टर है, वो आपकी स्ट्रिंग है जिसमें से मैंने अपनी राइट मोस्ट वैल्यू जो है वो प्रिंट करवानी है। अब यहाँ पे जो मोस्ट आपका पॉइंट है जो आपने फोकस करना वो राइट मोस्ट है। राइट मोस्ट का मतलब यह है कि जो भी आपने स्ट्रिंग लिखी होगी उसकी जो बिल्कुल राइट सबसे लास्ट वाली जो राइट वैल्यू बनती होगी उसको हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना होगा। जैसे इसका फॉर्मेट क्या है, राइट XS और I। XS में आपकी वो वैल्यू आएगी जो कि हम करवा रहे हैं और I की जगह उसके वो नंबर आएगा कि मैं राइट में से कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाना जा रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ रूल अप्लाई हो रहा है। इफ़ I, ये जो मैंने I यूज़ किया है, इफ़ I इज़ इक्वल और ग्रेटर देन LENX, ये जो फंक्शन यूज़ किया है इससे अगर आपकी वैल्यू इक्वल है या ग्रेटर है देन राइट स्ट्रिंग फंक्शन आपका प्ले हो जाएगा या डिस्प्ले हो जाएगा। अगर वो उसके इक्वल नहीं है या 0 के इक्वल है या उससे स्मॉलर है तो फिर आपका कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं आएगी, आपका सिंपल नल वैल्यू आ जाएगी या वो कोई भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं करेगा। अब इस लाइन का मतलब क्या, हम इसको एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि इस लाइन में कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि मैं ये आपका फंक्शन है AS जो कि हम लोग इस अपने फंक्शन की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर जो उन्होंने आपकी स्ट्रिंग वैल्यू ली है वो डिस्क ऑपरेटर है। अब डिस्क ऑपरेटर जो है ये आपकी इनपुट के अंदर वैल्यू है। अब मैंने प्रिंट क्या करवाना है, राइट जो आपका स्ट्रिंग राइट मोस्ट वैल्यू है इस डिस्क ऑपरेटर के अंदर, उसमें से जो AS5 है। अब यहाँ पे मैं देखूँगा डिस्क ऑपरेटर DIS के डिस्क, इसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, स्पेस के डाल के 5, उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो ऑलमोस्ट ये आपके 13 कैरेक्टर्स बनते हैं जो कि आपके डिस्क ऑपरेटर के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे 4, उसके बाद ये आपके नेक्स्ट वाले को तो आपके 13 या 14 समझ लिए कैरेक्टर्स बन रहे होंगे। और मैंने जो इनपुट के इसके बाद वैल्यू की वो 5 है, तो ये अगर देखा जाए ऊपर आपके जो इनपुट में 13 या 14 कैरेक्टर्स हैं, आउटपुट में 5 है, तो मतलब आपका ये जो है इक्वल तो नहीं है लेकिन उससे ग्रेटर तो है ना। ये नंबर की बात की जा रही है कि ये आपका 14 है या 13 है और ये आपका 5 है, तो 13 14 ग्रेटर होता है 5 से। तो अगर आपका ये वैल्यू ग्रेटर है तो फिर आपका ये फंक्शन चलेगा। लेकिन फर्ज करें मेरी अगर इसकी वैल्यू फर्ज करें 14 है और मैंने यहाँ पे जो कैरेक्टर की वैल्यू 5 की बजाय 25 रखवा दी है, तो ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है। तो वो आपका ग्रेटर होना, ऊपर जो आपका AS लिखा है कैरेक्टर में, मतलब आपकी ये वाली वैल्यू ग्रेटर होना ज़रूरी है। अगर वो ग्रेटर होगी तो वो उसके मुताबिक या तो ग्रेटर हो, या मैं अगर यहाँ पे इनपुट में 13 लिख दूँ तो ये वैल्यू 13 है, वो सारी प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं 25 लिखूँ, यहाँ पे वैल्यूज़ तो 14 है या 13 है, लेकिन जब वो उसको रन करेगा तो मैंने उसके आउटपुट में 25 लिख दिया है, तो 25 पॉसिबल ही नहीं है, तो वो आपका ग्रेटर भी नहीं है ना इक्वल है, तो वो आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी, तो इस तरह आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। तो सिंपल यही बात बयान यहाँ पे की जा रही है कि जो I है ये वाली वैल्यू ये इससे ग्रेटर
या इसके इक्वल होगी तो आउटपुट आएगी। अगर इसकी वैल्यू इससे स्मॉलर होगी तो कभी भी आउटपुट जनरेट नहीं करेगा, वो आपको नल वैल्यू जनरेट करके स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने AS में 5 लिखा है तो मतलब क्या है कि आपकी राइट मोस्ट, इसी पॉइंट पे फोकस करना है जो हमने अंडरलाइन किया है कि राइट मोस्ट मतलब क्या है कि जो बिल्कुल एंड से राइट मोस्ट कितनी वैल्यूज हैं 5, उसको प्रिंट करवा दो तो कितनी, वो आपका RATOR, ये आपकी 5 बनती है राइट मोस्ट वैल्यू, जो कि इसके मुकाबले में स्क्रीन प्रिंट करवा देगा। फर्स्ट करें अगर मैं इसका जो है 5 की बजाय मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, आपकी जो राइट की 6 वैल्यूज हैं, इसके अंदर R से पहले E भी है, वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू इस तरह ERATOR जो आपकी लास्ट वाली है 6 वैल्यूज को प्रिंट करवा दे। अगर मैंने यहाँ पे इसकी इनपुट चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पे अगर 4 कर दूँ तो 4 करने के बाद अगर मैं इस तरह वाली 2 वैल्यू डिलीट करके मिड वाली जो है राइट को डिस्प्ले करवाऊँ तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि राइट मोस्ट की बात हो रही है। तो राइट मोस्ट का मतलब एंड वाली 4 वैल्यू, उसमें एंड वाली 4 वैल्यू में कौन सी आएगी, ATOR, ये आपकी राइट मोस्ट वैल्यू जो है वो ये वाली बन रही है। तो पहले वाली 2 वैल्यू फिर जब मैंने 4 लिखा होगा तो प्रिंट नहीं होगी स्क्रीन के ऊपर, ATOR सिंपल जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा और इसी के मुताबिक आपकी वैल्यू जनरेट कर लेगा। तो ये सिंपल आपका डिस्क ऑपरेटर का जो था ना, जो हमने डिस्कस किया है इसके अंदर कि आई की वैल्यू आपको उम्मीद से समझ आ गई होगी, वो इसके मुताबिक होगी। अब सिंपल बात है ना, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू जो है मैं इन कैरेक्टर के अंदर इसके काउंट करूँ तो वो 14 बन रही हो, लेकिन मैं कह दूँ कि जी आपने राइट मोस्ट 15 वैल्यू प्रिंट करना तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। जितनी वैल्यू या तो उतनी हो या उसके बराबर तकरीबन हो या उससे छोटी हो यहाँ पे वैल्यू, तो फिर आउटपुट आपकी पॉसिबल है। लेकिन इसमें कैरेक्टर की तादाद इस हम लोग बढ़िया लिखते हो फिर वो पॉसिबल नहीं है, फिर वो कभी भी उसकी आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। अब ये आपका सिंपल फंक्शन था रन आपका राइट का फंक्शन जो हमने डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो CHR करैक्टर फंक्शन है। अब सिंपल करता है क्या है कि कन्वर्ट एंड ASCII कोड, कि आपने जो भी करैक्टर लिखा होगा उसको क्या करेगा, उसके ASCII कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जो भी वैल्यू आपने दी होगी उस वैल्यू को उसके ASCII कोड के अंदर चेंज कर देगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर हम बात करें अपने इंग्लिश के लिहाज से, अगर हम कंप्यूटर को या अपनी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज को साइड पे रखें तो हम बात करें इंग्लिश की, तो हमें पता है कि ABC और ABC इंग्लिश के अंदर दोनों तकरीबन पढ़ने के लिहाज से बिल्कुल सेम है। वैसे भी पता है कि इंग्लिश में ये अपर केस है, ये लोअर केस है, इसको हम कहते हैं कि ग्रेटर है, ये स्मॉलर ABC तकरीबन अपर लेटर और लोअर लेटर कहते हैं। लेकिन ये इंग्लिश के अंदर पढ़ने का मेथड सेम है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर दोनों चेंज है। आपने एक देखा होगा जब आप पासवर्ड लगाते हैं, अपनी जीमेल को पासवर्ड लगाते हैं, वहाँ पे आपने ये लगाया अपर केस में ABC पासवर्ड लगाया है, लेकिन जब आप उसको दोबारा ऑन करते हैं, ऑन करने के उस ईमेल लिखने के बाद पासवर्ड ये लगा देते हैं। हालांकि पहले आपने अपर केस में AB लिखा है, पासवर्ड में आप लोअर केस में ABC लिख रहे हैं। तो हमारे इंग्लिश के लिहाज से तो हम कह रहे हैं यार मैं तो सेम लगा रहा हूँ लेकिन ओपन क्यों नहीं हो रहा। तो इतना हमें पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर ये और ये दोनों में डिफरेंट है। उसके लिहाज से वो अपर केस है, उसका मीनिंग और वो ले रहा होगा, उसके बैकएंड के ऊपर जो कोड जनरेट हो रहा है जो उसकी आज की वैल्यू वो और होगी। और ये आपका स्मॉलर है, स्मॉलर ABC में ये आपका लोअर केस है, इसके अंदर वो आज की वैल्यू की और जनरेट कर रहा होगा। तो दोनों वैल्यू पर मैच नहीं हो रही होगी। जब दोनों वैल्यू मैच नहीं हो रही होगी तो सिंपल आपको पता है कि वो आपकी उसके लिहाज से ऑन भी नहीं करेगा, आपकी जो जीमेल आईडी है उसका पासवर्ड सेट नहीं करेगा, आपको रॉन्ग पासवर्ड का मैसेज डिस्प्ले कर देगा जिससे आपको पता चलेगा मैं पासवर्ड गलत लगा रहा हूँ। अगर आप अपर में ही लगाएंगे तो वो आउटपुट को एक्सेप्ट करेगा और आपका जो है ईमेल को ऑन कर देगा। जैसे कि हमें पता है कि ये जो आपका A है, अगर हम बात करें कैपिटल A की, तो इसकी जो वैल्यू है वो तकरीबन आपके पास 65 है, और जो स्मॉलर A है वो स्मॉलर A की वैल्यू तकरीबन 97 है। ये स्मॉलर है, इसकी वैल्यू 97 है, कैपिटल A की 65 है। दोनों की वैल्यू आज की वैल्यू ही चेंज है। हमें पता है कभी भी 65 जो है वो 97 के इक्वल नहीं हो सकता। जब इक्वल ही नहीं हो तो वो ईमेल को किस तरह ओपन कर सकता है। सिंपल जो ओपन करने का मेथड भी होता है कि जो पासवर्ड है उसको जो बैकएंड पे सेव पासवर्ड से मैच करना होता है। जब वैल्यू मैच नहीं होगी तो कभी भी वो उसको ऑन नहीं करेगा। हाँ, एक और चीज़ है, जब आप ईमेल लिख रहे होते हैं, ईमेल के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपने ईमेल लिखा है, चाहे अभी मैं यही वाले ईमेल की बात कर लूँ तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है
abc@gmail.com या abc@gmail ही मैंने कैपिटल लिख दिया है तो वो उस दोनों को ऑन कर देगा। ईमेल के अंदर जो है वो इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपने अपर तो अपर लगाना है, लोअर तो लोअर लगाना है, उसमें कर सकते हैं। लेकिन पासवर्ड के अंदर है कि आपने अगर लोअर में लिखा है तो पासवर्ड लोअर में लगाना है, अगर आपने अपर में लिखा है तो पासवर्ड को भी अपर में यूज़ करना है। तो उसके लिहाज से उसको चेंज करेगा जो आपने लिखा होगा। तो यहाँ पर आपको तकरीबन अपर केस और लोअर केस की समझ आएगी। इसको हम केस सेंसिटिव कहते हैं। जब आप इसकी अगर बात करें AB स्मॉल और ग्रेटर की, जब आप ईमेल लगा रहे हो तो अपर उसको हम कह रहे होते हैं कि ये आपका केस सेंसिटिव है, जो अपर लोअर केस में डिफरेंशिएट कर रहा है। अब यहाँ पे हम बात करें उसके जो फॉर्मेट की, हमने जो डिस्कस कर रहे हैं कैरेक्टर की, इसका जो फॉर्मेट है वो CHRN है। N में हमने वो नंबर लिखना है जिसकी हम कैरेक्टर वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने इसके फॉर्मेट को यूज़ करते हुए एग्जांपल में प्रिंट CHR और N ने 65 लिख दिया है। तो अभी हम डिस्कस किया 65 जो है वो ASCII के अंदर A की वैल्यू है। तो जब ये प्रोग्राम रन होगा, रन होने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो A वो प्रिंट करवा देगा। तो कोई भी नंबर आप ले लें, यहाँ पे 60, अगर मैं यहाँ पे 66 लिखूँगा तो 66 की जो कैरेक्टर वैल्यू है वो सिंपल B है। जैसे आपकी ABC होती है ना, स्टार्टिंग जो वैल्यू है वो स्मॉल आपके कैपिटल A की वो 65 है, वो A है। मैंने यहाँ पे 66 कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास रन होने के बाद जो आउटपुट आएगी वो B आएगी। इसी तरह आपकी C D नेक्स्ट चलती जाएगी। अगर मैं 97 लिखता हूँ तो अभी डिस्कस किया था वो आपका स्मॉलर A की वैल्यू है लोअर केस की, तो यहाँ पे स्मॉलर A जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये आपका तकरीबन CHR का फंक्शन था जिसको यूज़ करते हैं हम, इसने इसको वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद आपका ये जो कैरेक्टर्स आपका बिल्ट इन फंक्शंस थे, इसमें आपके कैरेक्टर स्ट्रिंग फंक्शन में हम लोगों ने ये 4 फंक्शंस थे जो डिस्कस कर लिए हैं, जो उम्मीद है आपको क्लियर भी हो गए होंगे। किसी की प्रॉब्लम हो तो वो भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अब आपके चैप्टर नंबर 5 सब प्रोग्राम फाइल हैंडलिंग का लास्ट टॉपिक जो है जो हम लोग डिस्कस करना है वो आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन है जो यूज़र्स के लिहाज से होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे हमने बिल्ट इन फंक्शन पढ़ा था। बिल्ट इन फंक्शन क्या होता था? बिल्ट इन फंक्शन जिसमें आपका जो फंक्शन है ना वो बना होता था, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामर ने या डेवलपर्स को बनाया होता है। हमें जब भी प्रोग्राम है वो यूज़ करना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल कॉल करना पड़ता है। इसके हमने एग्जांपल की थी। अगर बिल्ट इन फंक्शन की बात करें तो एग्जांपल हम लोगों ने स्टेटमेंट में वो देखा था कि आपकी रन की स्टेटमेंट है, कॉपी की है, कट की है, पेस्ट की है, डिलीट की स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने अपने प्रोग्राम में कहीं भी कोई चीज़ डिलीट करनी है तो मैं सिंपल डिलीट की जो है स्टेटमेंट कॉल करता था तो मेरा वो फंक्शन डिलीट हो जाता था। जो मैं वो फाइल डिलीट करना चाह रहा हूँ, कोई फोल्डर डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे डिलीट के फंक्शन को बिल्ड करने की बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका बना, उसे हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते थे। तो हम सिंपल कॉल करना, उसने वो आपका काम कर देना है, वो आपका बिल्ट इन। लेकिन यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या है? ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है, जो आपने अपनी मर्जी से उसको डिज़ाइन करना। जैसे हम सिंपल मैं मिसाल लेता हूँ कि किसी कंपनी की, कि किसी कंपनी ने अगर कोई प्रोग्राम बनवाना है, वो हमें ये कह रहे हैं कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है, मेरा जो प्रोग्राम है, आप उसको इस तरह का डिज़ाइन करें कि जब आपका प्रोग्राम जो है, मेरा प्रोग्राम चले, उसके अंदर कस्टमर जो है या मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उसका सैलरी सिस्टम जो इस तरह का हो। अगर वो ओवर टाइम लगाते हैं तो उसकी सैलरी के अंदर पर हावर या पर डे 200 ऐड हो। अगर वो छुट्टी करते हैं तो उसका इतनी कटौती हो, जितनी छुट्टियाँ उसके लिहाज से हो। या अगर कुछ सैलरी छुट्टी करता है उसमें जो है उसका जो बोनस बनता है एनुअली या आपका मंथली, उसमें इतनी कटौती हो। अगर कोई छुट्टी नहीं करता उसके बोनस में इतना इंक्रीमेंट हो। तो वो सारा क्या, ये सारा उस जो है यूज़र जिसे इस्तेमाल करना वो अपनी मर्जी से प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहा है। तो उसमें जो फंक्शंस बनेंगे वो आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में आएंगे, जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनवा रहे हैं। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, अब छुट्टी का होगा तो उसके अंदर जैसे स्टूडेंट का हो सकता है, रिकॉर्ड हो गया, कुछ भी चीज़ें हो गई हैं जो आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन करवाना चाह रहे हैं, वो आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन में आता है। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं पहले हमने की थी, जैसे A मल्टीप्लाई A प्लस A, इस तरह की कोई एग्जांपल है कि इसके अंदर आपका कोई फंक्शन ये बनाया नहीं है, ये मैं खुद डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं A की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ या प्लस करवा रहा हूँ। तो इस तरह का फंक्शन जो मैं अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए उसके अकॉर्डिंगली बनवा रहा हूँ, वो सारे का आपका कहलाएगा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो उम्मीद है कि आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन को जब भी आपने डिस्प्ले करवाना वो डेफ एफ स्टेटमेंट की मदद से स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना होगा, कि जब भी आपने
आपने अपने प्रोग्राम में यूज़र डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करना है तो आपने उसका जो सिंटैक्स है, जो फॉर्मेट है डेफ fn, ये स्टेटमेंट को यूज़ करना है, इसके साथ आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ होगा। अब इस स्टेटमेंट के अंदर कुछ फॉर्मेट है, जैसे कि आपका डेफ फंक्शन में उसका नाम होगा, उसका आर्गूमेंट होगा, फिर उसके एक्सप्रेशन होगा। तो अगर हम ये सारे पॉइंट मेंशन भी है, नेम, आर्गूमेंट, एक्सप्रेशन, तो ये आपका जो उसका सिंटैक्स है या उसका फॉर्मेट है वो एक लाइन में आएगा। डेफ fn के आगे ही नेम आएगा, उसके साथ उसका एक्सप्रेशन उससे आगे आएगा और लास्ट उसका आपका आर्गूमेंट के बाद उसका एक्सप्रेशन आएगा। तो हम पहले पॉइंट की बात करें नेम की, तो नेम के अंदर जब भी आपने अपना यूज़र फंक्शन डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो आपका जो नेम है वो आपका यूजर नेम आपका मीनिंगफुल नेम हो, उसका एक वैलिड नेम हो, इनवैलिड नेम ना हो। फर्स्ट मैंने कोई प्रोग्राम बनाना है तो उसमें अपने मैं प्रोग्राम का नाम, अपने फंक्शन का नाम डॉक्यूमेंट रखना चाह रहा हूँ, तो ये डॉक्यूमेंट एक आपका मीनिंगफुल नेम है जिसका एक प्रॉपर मीनिंग भी है, तो ये आपका मीनिंगफुल नेम कहलाएगा। लेकिन अगर मैं अपना फंक्शन जो है उसके अंदर मैं उसका नाम इस तरह कर रख रहा हूँ कि पहले मैं डी लिख दिया, फिर नंबर डाल दिया, फिर ये कॉलन साइन डाल दिया, फिर उसके बाद आपके कोई भी कैरेक्टर ऐड कर दिया, फिर जो है आपका इंटीजर, उसके बाद कैरेक्टर ऐड कर दिया, तो इस तरह का जो मैं जब नाम लिखूँगा तो ये आपका एक प्रॉपर मीनिंगफुल नेम नहीं है। ये एक मीनिंगफुल नेम है डॉक्यूमेंट, इसको मैं अपने प्रोग्राम में अपने उसके फंक्शन के नेम के तौर पर यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये जो है ये आपका वैलिड नेम नहीं है। वैलिड नेम होता है जो रूल्स के मुताबिक हो, और रूल्स क्या है प्रोग्रामिंग नेम का कि वो आपका एक प्रॉपर मीनिंगफुल नेम हो या आपका ग्रामेटिकल रूल्स जो प्रोग्राम के उसको फॉलो भी करता हो। तो ये फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर आपको कोई तरतीब नहीं है, कोई प्रॉपर पढ़ा नहीं जा, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात जो मैंने नेम लिखना है वो आपके जो प्रोग्राम के कीवर्ड्स होते हैं उसको भी मैं नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे आपके अगर बात करें इफ एल्स हो गया, लूप हो गए, उसके अलावा इफ एल में लूप के अंदर अगर बात करें तो फॉर लूप, वाइल लूप, इस तरह के नाम्स को मैं अपने एक प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट या फंक्शन का नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर सेकंड बात होती है आर्गूमेंट की। आर्गूमेंट आपकी वैल्यूज़ होती हैं। आर्गूमेंट मतलब जो मैंने अपना फंक्शन परफॉर्म करवा रहा हूँ उसके अंदर अगर बात करें कैलकुलेटर की, तो कैलकुलेटर में मैंने ए की वैल्यू ले रहा हूँ, मैं बी की वैल्यू ले रहा हूँ, तो ये ए और बी की वैल्यू ये आपका आर्गूमेंट के अंदर आएगा। आर्गूमेंट मतलब जो आप डिमांड कर रहे हैं। अब जो आप डिमांड कर रहे हैं उसके ऊपर जो फंक्शन आप परफॉर्म करवा रहे होंगे वो फंक्शन आपका एक्सप्रेशन के जो होगा उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि मेरी आर्गूमेंट जो मैंने ली है, मैंने यूज़र से ली है, उसको मैंने कौन सी चीज़ उस पर परफॉर्म करवानी है, वो आपका एक्सप्रेशन के अंदर जाके डिफाइन किया जाएगा। जैसे मैंने मिसाल दिया कि मैं अगर उसमें ए और बी की वैल्यू ले रहा हूँ तो ए और बी मेरा आर्गूमेंट है। अब आर्गूमेंट में मैंने उसकी वैल्यू भी ऐड करनी है, वो वैल्यू कौन सी है, वैल्यू ए की वैल्यू 5 ऐड कर दी है, बी की वैल्यू 7। अब इसी आर्गूमेंट को मैंने एक्सप्रेशन मतलब क्या करवाना चाह रहा हूँ, दोनों को प्लस करवाना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे एक्सप्रेशन के अंदर भी आ जाएगा। अब मैं जब इस दोनों को ऐड करूँगा 5 और 7, सिंपल स्क्रीन के ऊपर क्या करेगा 12 वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो ये चीज़ होती है कि जब आपने अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन को लिखना है तो उसके अंदर पहले नाम हमने वो डिस्कस कर लिया, वो आपका प्रॉपर नेम हो जिसके अंदर आपकी वो प्रॉपर आपके रूल्स को फॉलो कर रहा हो, कि वैलिड नेम हो। ये कहलाएगा इनवैलिड नेम जो कि रूल्स के खिलाफ है। लेकिन जब मैं उसके नाम के साथ उसको आर्गूमेंट लिखूंगा, आर्गूमेंट होता है डिमांड जो कि आप कस्टमर से चाह रहे हैं, जो आप लिखना चाह रहे हैं। अब आर्गूमेंट जो आपने किया है उसके ऊपर होता है एक्सप्रेशन कि आप उस आर्गूमेंट के साथ करना क्या चाह रहे हैं, उसे कौन सी वैल्यू एग्जर्ट करना चाह रहे हैं, वो आपको एक्सप्रेशन के अंदर आ जाता है। तो ये सिंपल आपका था कि मैंने आर्गूमेंट के अंदर वैल्यूज़ करवाई थी, ए और बी था, उसको मैंने आर्गूमेंट में वैल्यू करवाई है ए और बी, और मैं उस वैल्यू के साथ क्या करना चाह रहा हूँ एक्सप्रेशन में प्लस करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल जब आप उसको ए और बी प्लस मतलब 5 + 7 करेंगे तो सिंपल स्क्रीन के ऊपर आपका 12 जो है वो आउटपुट के तौर पर जनरेट हो जाएगा। तो सिंपल आपका ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन इसमें आ गया। तो आज के टॉपिक के अंदर जो आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अगर कुछ टॉपिक्स जो हमने इस लेक्चर में किए हैं या प्रीवियस में किए, अगर समझ नहीं आई तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो वही बता सकते हैं। आज का जो आपका चैप्टर नंबर 5 था सब प्रोग्राम फाइल हैंडलिंग, उसका लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।